आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। हम लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब है सांस का आना और सांस का जाना। तो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में आ रही है तो ये ऑक्सीजन किस हिसाब से अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करती है, तोड़ती है और उनसे एनर्जी यानी एटीपी तैयार करती है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको हम ट्रैप कर लेते हैं एटीपी की फॉर्मेट में, जिससे कि जब हमें जरूरत पड़े हम एटीपी का डायरेक्टली यूटिलाइजेशन कर सकें। अगर आपका एक भी बॉन्ड बना रह गया कार्बन कार्बन के बीच तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन उसे हम कहेंगे एंड वहां पर आपको कम एनर्जी मिलेगी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। तो दोस्तों, रॉबस्ट डिवीजन सेशन के अंदर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की, जो कि स्टूडेंट्स को अक्सर बहुत हार्ड लगता है। लेकिन आने वाले 1 से 1.5 घंटे में मैं आपका विचार पूरे तरीके से बदल दूंगा। ये चैप्टर आपको ना सिर्फ समझ में आएगा बल्कि ये चैप्टर आपको इसी सेशन में याद भी हो जाएगा। आप चाहे कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो किसी भी टेस्ट सीरीज का, चाहे वो PYQs हो, चाहे आने वाले क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के फोड़ रहे होंगे। ये मेरा वादा नहीं, मेरा दावा है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो नीचे तारा रारा या फिर वीपू सर ओपी की बारिश कर दीजिएगा। बाकी अभी हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं वी ऑलवेज पॉन्डर अपॉन द नेम, कि भैया एक चैप्टर का अगर कुछ नाम रखा गया है तो वो नाम किस लिए रखा गया है। तो यहां पर चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है रेस्पिरेशन। हम लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब है सांस का आना और सांस का जाना, यानी इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। लेकिन इट इज नॉट रेस्पिरेशन, इट इज ब्रीदिंग। सांस लेना और सांस छोड़ना, इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, ना कि रेस्पिरेशन। तो सर रेस्पिरेशन क्या है? भाई, जब हमने सांस ली, जब हमने ऑक्सीजन इनहेल करी या जब हमने ऑक्सीजन की इंस्पिरेशन करी, तो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में आ रही है तो ये ऑक्सीजन किस हिसाब से अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करती है, तोड़ती है और उनसे एनर्जी यानी एटीपी तैयार करती है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उससे आपने सांस को अंदर लिया, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को भर लिया। अब ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाकर के क्या क्या धमाल कर रही है, किस बायोमोलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके कितनी एटीपी बना रही है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, यानी जनरेशन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स। इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर सिर्फ सांस आ रही है या जा रही है इसको हम लोग ब्रीदिंग कहेंगे। सो देयर इज अ कॉन्क्रीट डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। हाँ, ये दोनों चीजें रिलेटेड है, क्योंकि ब्रीदिंग से ही आपके अंदर ऑक्सीजन आएगी और वही ऑक्सीजन बाद में काम कर रही होगी आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेशन का। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन आर कनेक्टेड बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। तो दोस्तों, आपको पता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है। मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस देके समझाने की कोशिश करता हूं। समझ लीजिए मैंने आलू का पराठा खाया। अगर मैं आलू का पराठा खाता हूं तो आलू के पराठे में क्या है? आलू है और आटा है। दोनों कंसिडर करते हैं हम लोग कि स्टार्च है। जब आपने आलू के पराठे को मुंह में डाला और उसको चबाया तो आपका जो आलू का पराठा है उसको आपने किस में मिक्स किया? सलाइवा में। और सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम पहले टायलिन भी कहते थे लेकिन अभी हम सलाइवरी अमाइलेज बोलेंगे। अमाइलेज का मतलब है जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को डाइजेस्ट करता हो। अमाइलेज है ना, अमाइलोज को डाइजेस्ट करने वाला, यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला। तो स्टार्च की डाइजेशन आपके मुंह में ही शुरू हो जाती है। तो जब स्टार्च डाइजेस्ट होगा तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी स्टार्च ग्लूकोज का बना होता है। तो जैसे ही आप आलू का पराठा खाएंगे सलाइवा के साथ मिक्स होकर उस स्टार्च की डाइजेशन शुरू हो जाएगी और ग्लूकोज बन जाएगा, यानी स्टार्च की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और ग्लूकोज बन जाएगा। अब ये जो ग्लूकोज है ये बहुत हल्का सा बायोमोलिक्यूल है, छोटा सा बायोमोलिक्यूल है। ये लोड हो जाएगा आपके ब्लड में और आपका ब्लड सर्कुलेट कर करके आपकी बॉडी के हर सेल और हर टिश्यू में इस ग्लूकोज को पहुंचा देगा। तो क्या भैया एनर्जी मिल जाएगी? नहीं। अब आपने जो सांस ली है इससे आपके फेफड़ों में यानी आपके लंग्स में ऑक्सीजन भर चुकी है। ये जो ऑक्सीजन है ये भी डिफ्यूज होकर के आपके ब्लड में चली जाएगी और आपका ब्लड जो है वो भी सर्कुलेट करके इस ऑक्सीजन को आपके हर टिश्यू और हर सेल तक पहुंचा देगा। अब आपके सेल या टिश्यूज में ग्लूकोज भी पहुंच चुका है और ऑक्सीजन भी पहुंच चुका है। यहां होगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में अर्जन वेल्ली का युद्ध, यानी अब जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा मतलब इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6।
तो ये जो 6 कार्बन का ग्लूकोज है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड से। इन सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ऑक्सीजन तोड़ देगा, और जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं, जैसे गुल्लक को तोड़ने पे पैसा रिलीज हो जाता है, इसी तरीके से इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ने पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसको हम ट्रैप कर लेते हैं एटीपी की फॉर्मेट में, जिससे कि जब हमें जरूरत पड़े हम एटीपी का डायरेक्टली यूटिलाइजेशन कर सकें। इसीलिए एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल। जब भी हमें किसी भी काम के लिए एनर्जी की जरूरत हो, चाहे मुझे पढ़ाने के लिए, बोलने के लिए एनर्जी की जरूरत हो, चाहे मुझे चलने फिरने दौड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत हो, चाहे किसी एनिमल को रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए जरूरत हो, चाहे आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए या चीजों को इधर उधर आदान प्रदान करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता हो, हमेशा एटीपी काम आता है। इसीलिए इसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है। तो आपकी बॉडी में एनर्जी के कई सारे सोर्सेज हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें एटीपी में ही कन्वर्ट होना पड़ता है, तभी आपकी बॉडी उन्हें एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज कर पाएगी। तो एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो एक एक करके हम काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहां पर पढ़ेंगे। प्यारे प्यारे हाथ से लिखे हुए सुंदर बेहतरीन नोट्स आपके लिए यहां पर मैं बना करके लेके आया हूं, और आप मानेंगे नहीं कि मात्र 4 स्लाइड्स के अंदर आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है, सारा का सारा खेला जो है खत्म हो जाएगा, और इसमें आपको एक एक चीज मजे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि भैया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क है। ब्रीदिंग मतलब सांस का आना, सांस का जाना, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, या इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? अब आपने सांस के थ्रू जो ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ली है, ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी में क्या क्या धूम मचाएगी, दैट इज रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीडेशन करेगी, ये ऑक्सीडाइज करेगी अलग अलग फूड पार्टिकल्स को, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को, जिससे एटीपी बनेगी। राइट? तो हमें पता है हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, इनको एनर्जी की या एटीपी की जरूरत है। तो हर सेल में हम लोग क्या पहुंचा देंगे? ग्लूकोज पहुंचा देंगे, और हर सेल में हम लोग ऑक्सीजन भी पहुंचा देंगे। तो वहां पर क्या होगी? मारधाड़ शुरू हो जाएगी ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच। समझ लीजिए आपने आलू का पराठा खाया तो आपने स्टार्च खाया, स्टार्च को आप डाइजेस्ट करेंगे यानी हाइड्रोलाइज करेंगे तो बन जाएंगे ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़े, और इन ग्लूकोज को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपका बन जाएगा क्या? सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टूट गए तो 6 CO2 बने, 6 आपके वाटर मॉलिक्यूल्स बने, और खूब सारी एनर्जी यहां पर बनी। जब ग्लूकोज का एक एक बॉन्ड आप तोड़ दें, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, जब 6 के 6 कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो जाएं तो इसे कहेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर एक भी कार्बन कार्बन बॉन्ड जुड़ा रह गया, अगर अभी भी थोड़ी बहुत कसर रह जाती है ब्रेकेज की, तो इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी होती है अगर आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो। अगर आपका एक भी बॉन्ड बना रह गया कार्बन कार्बन के बीच, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन उसे हम कहेंगे, एंड वहां पर आपको कम एनर्जी मिलेगी। तो मेरे भाई ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, जैसे कि प्लांट है, साइनोबैक्टीरिया है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस से लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब मुझे बताइए, क्या एक प्लांट जो है वो पूरा का पूरा फोटोसिंथेटिक होता है? सर नहीं। एक प्लांट का जो मोटा सा तना है, जो ब्राउन कलर का है, जो कि नॉन ग्रीन पार्ट है, वो नॉन फोटोसिंथेटिक है। जो रूट है, जो नॉन ग्रीन कलर की है, वो भी नॉन फोटोसिंथेटिक है। सिर्फ पत्ते जो है हरे भरे, वो फोटोसिंथेटिक है। तो एक प्लांट में भी सारे के सारे जो पार्ट्स हैं प्लांट के, वो खाना नहीं बना रहे, पत्तियां खाना बनाएंगी, और पत्तियां खाना बनाने के बाद फ्लोएम नाम के टिश्यू से फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगी स्टेम में और रूट में। तो जैसे हमारे अंदर ब्लड है जो कि ग्लूकोज को हमारे हर सेल तक पहुंचाता है, ऐसे ही प्लांट में आपका फ्लोएम है जो फूड को आपका लीव से स्टेम में भी पहुंचाएगा और रूट में भी पहुंचाएगा। तो प्लांट के हर सेल के पास क्या पहुंच जाएगी? एनर्जी पहुंच जाएगी। तो ये जो आपके प्लांट है, इनमें भी जो फूड होता है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना के बैठा होता है। चाहे ग्लूकोज हो तो ग्लूकोज 6 कार्बन का है, उसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है। चाहे सुक्रोज हो, वो 12 कार्बन का है, उसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है। चाहे स्टार्च हो, जो कि स्टोर्ड फूड मटेरियल है, उसमें भी हजारों ग्लूकोज हैं, उसमें भी कई सारे हजारों कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं। तो यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड तो होंगे ही, आपको इन्हीं को तोड़ना होता है, इसी से आपको एनर्जी मिलती है। अब एनिमल जो है ये प्लांट को खा लेते हैं। ये डायरेक्टली अगर प्लांट को खा रहे हैं तो हर्बीवोर, अगर इनडायरेक्टली खा रहे हैं, हर्बीवोर को खा रहे हैं, तो ये कहलाएंगे कार्निवोर। समझ लीजिए, मैंने प्लांट को खाया तो मैंने प्लांट को डायरेक्टली कंज्यूम किया, अब मेरे अंदर जो एनर्जी आई वो तो प्लांट से आई, और शेर ने मुझे खा लिया, तो शेर के अंदर जो एनर्जी गई वो भी प्लांट वाली एनर्जी थी, लेकिन इनडायरेक्टली गई। तो जो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं प्लांट को, इन्हें हर्बीवोर कहा जाता है या प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। जो इनडायरेक्टली खाते हैं इन्हें कार्निवोर कहा जाता है या सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। तो मेरे अंदर भी एनर्जी आ गई, मेरे अंदर भी फूड आ गया, इसको डाइजेस्ट करके मैं अपने हर सेल और टिश्यू तक पहुंचा दूंगा वाया ब्लड सर्कुलेशन।
तो फूड जो है ये यूकैरियोट्स में किस जगह बनता है? सेल की किचन में बनता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। लेकिन जो एनर्जी बनती है वो कहां बनती है मेरे दोस्त? साइटोप्लाज्म में आपका ग्लाइकोलिसिस नाम का प्रोसेस होता है, जो सबसे पहला प्रोसेस है इस चैप्टर का। ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई सेल नहीं जिसमें सेल मेम्ब्रेन ना हो, जिसमें साइटोप्लाज्म ना हो। तो साइटोप्लाज्म में दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। अब कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उसके पास तो पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं है, तो क्या वो एनर्जी नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, साइटोप्लाज्म में बना लेगा। तो एक आधा तो एनर्जी का सोर्स ऐसा होना चाहिए जो सबके पास है। तो साइटोप्लाज्म में एक ऐसी पाथवे होती है जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जो हर ऑर्गेनिज्म में हो सकती है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसमें क्रैब साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। राइट? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब ऐसे सबस्ट्रेट, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको आप रेस्पायर कर रहे हो, जिनको आप ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाल रहे हो, इनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो सबसे कॉमन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, सबसे फेवर्ड जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत आसानी से टूट जाते हैं। स्टार्टिंग से ही जब दुनिया शुरू हुई थी, जब इस अर्थ पे लाइफ आई थी, तब से जो पहला कार्बन सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारे लिए जो एंजाइम्स हैं वो भी इस तरीके से इवॉल्व हुए, इस तरीके से डेवलप हुए कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एनर्जी बनाने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी मिलेगी। ऑर्गेनिक एसिड्स को भी आप खा सकते हैं, प्रोटीन्स को भी आप खा सकते हैं, फैट को भी आप खा सकते हैं, कई सारी चीजें आप खा सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट उनमें से थोड़ा सा राज दुलारा है, प्यारा है। तो रेस्पिरेशन की दो बातें मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन में पहला पॉइंट यह है कि सारी की सारी एनर्जी कभी भी एक स्टेप में रिलीज नहीं होती। आप देखोगे आज सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप है, उसके बाद लिंक रिएक्शन में और स्टेप्स हैं, क्रैब साइकिल में 10 और स्टेप्स हैं। तो इतने सारे स्टेप्स क्यों? अगर आपने एक ही स्टेप में पूरी एनर्जी रिलीज करा दी तो ज्यादातर एनर्जी तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे एटीपी की फॉर्मेट में, वो हीट की फॉर्मेट में लॉस हो जाएगी। लॉस ज्यादा होगा अगर आप एक बड़े स्टेप में एनर्जी रिलीज कराते हो तो। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कंट्रोल्ड स्टेप्स में एनर्जी रिलीज कराते हो तो उन छोटे छोटे स्टेप्स की एनर्जी को आप ट्रैप भी कर पाओगे एटीपी की फॉर्मेट में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नॉट ऑल एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रीली। ऐसा नहीं है कि एनर्जी बनी और सेल में इसको फ्रीली छोड़ दिया, नहीं। जैसे ही कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टूटे, एनर्जी जो रिलीज हुई उसको एटीपी की फॉर्मेट में स्टोर कर लिया, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी हम इस एटीपी को तोड़ के एनर्जी ले लेंगे। तो फ्रीली एनर्जी को नहीं छोड़ा, एटीपी की फॉर्मेट में रखा, और एक स्टेप में एनर्जी को रिलीज नहीं किया, छोटे छोटे स्टेप्स में एनर्जी को रिलीज किया, जिससे कि एटीपी बनने में आसानी हो। ये दोनों चीजें एटीपी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब आपका रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो कार्बन स्केलेटल भी बनता है। जैसे समझ लीजिए, आप ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, इससे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं 3-3 कार्बन के। ग्लूकोज 6 कार्बन का है, पायरुविक एसिड 3-3 कार्बन के हैं। तो जो पायरुविक एसिड है, जरूरी नहीं आगे रेस्पिरेशन को पूरा करें, ये पायरुविक एसिड कोई अमीनो एसिड बनाने में भी काम आ सकते हैं, है ना। आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम बना के कोई फैटी एसिड बनाने में भी काम आ सकते हैं। यानी अलग अलग और बायोमोलिक्यूल्स को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है कि हमने एक पाथवे पढ़ी वो इसी तरीके से चलेगी। अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। तो जो कार्बन स्केलेटल है, यहां पर आपके अलग अलग जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो अलग अलग पाथवेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई और बायोमोलिक्यूल बनाने में भी अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हम एम्फीबॉलिक पाथवे में पढ़ेंगे, यानी आज की लास्ट स्लाइड जो होगी उसमें मैं आपको चर्चा करा रहा हूंगा कि बेसिकली ये कार्बन स्केलेटल जो है इसका क्या मतलब है और कैसे अलग अलग जगह यूटिलाइज हो सकता है। देखिए, डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या प्लांट सांस लेते हैं? अब जो प्लांट है इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत तो है। मैंने जैसा कहा कि प्लांट जो है वो खुद का खाना बना रहा है, तो प्लांट की लीफ जो है वो तो खुद का खाना बना ही रही है। लीफ से खाना स्टेम में भी जा रहा है, रूट में भी जा रहा है। तो प्लांट के हर पार्ट तक खाना तो आराम से ट्रांसलोकेट होकर के पहुंच गया है फ्लोएम के द्वारा। लेकिन ऑक्सीजन भी इन सेल्स में जब जाएगी तभी ग्लूकोज और ऑक्सीजन में युद्ध होगा ना, तभी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो पाएगा। यानी कि प्लांट को भी ऑक्सीजन तो चाहिए, लेकिन प्लांट के पास लंग्स नहीं है, फेफड़े नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। तो प्लांट जो है ये कैसे ऑक्सीजन को लेता है और अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है? क्योंकि हमारी बॉडी तो तब भी छोटी है, प्लांट तो 50 फीट 60 फीट 100 फीट तक के हो सकते हैं, उससे भी बड़े हो सकते हैं।
तो प्लांट कैसे अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है या अलग अलग पार्ट्स को ऑक्सीजन कैसे मिलती है, इस बारे में आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो प्लांट जो है इनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यह बात 100% सही है। तो प्लांट की जो लीफ होती है इनमें होते हैं छोटे छोटे छेद जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा है इनके दो मेजर काम है, गैसियस एक्सचेंज यानी गैसेस का आदान प्रदान, और ट्रांसपीरेशन यानी पानी जो उड़ता है आपका पेड़ में से और इवेपोरेट होता है जो पानी, वो बेसिकली इन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। दूसरे होते हैं लेंटिसेल। आपके स्टेम में लेंस शेप सेल होते हैं। ये अगर स्टेम है, ये अगर आपकी मोटी सी स्टेम है एक पेड़ की, तो स्टेम में भी छोटे छोटे लेंस शेप ओपनिंग्स होती हैं। इन लेंस शेप ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स कहते हैं। तो ये आपको देखने को मिला लेंटिसेल। तो ये जो स्टोमेटा है लीफ में और लेंटिसेल है स्टेम में, इनसे ऑक्सीजन जो है अंदर आ सकती है। इसके अलावा देखिए कि प्लांट जो है बहुत बड़े हैं और इनमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है नहीं, तो ये कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? क्या है इनमें ऐसा जो कि इनको सर्वाइवल में हेल्प करता है? आराम से देखिए, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात कि ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस नीड्स। कैसे? जो लीफ है इसके पास स्टोमेटा है, जो स्टेम है इसके पास लेंटिसेल है, और जो रूट है इसमें लूजली अरेंज्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, जो कि हमने एनाटॉमी में पढ़े थे। गोल मटोल लूजली अरेंज्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, क्योंकि सबसे ऊपर वाली लेयर है आपकी क्या? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद रूट में सीधा हाइपोडर्मिस नहीं होती, कॉर्टेक्स शुरू होती है जिसमें गोलमटोल सेल्स हैं। तो बाहर की लेयर जो है इसको क्रॉस करके अगर ऑक्सीजन आ गई तो अंदर ऑटोमेटिकली पहुंच सकती है, काफी गैप है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट रेस्पायर एट मच लोअर रेट। भाई इनको ना मेरी तरह पढ़ाना है, ना आपकी तरह पढ़ना है, ना इनको नीट का पेपर देना है, ना इनको दुनियादारी की कोई टेंशन है, ना इनको अपने आप को अपडेटेड रखना है, ना इनको भागना कूदना है, ना इनको मॉर्निंग वॉक पे जाना है। एक जगह खड़े रहेंगे, वहीं पे जिएंगे, वहीं पे मर जाएंगे। तो इनकी जो रेस्पिरेशन नीड्स हैं वो बहुत कम है। सिर्फ एक प्रोसेस करते हैं ये ढंग का, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उस दौरान इनको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फोटोसिंथेसिस से तो खुद ऑक्सीजन बनती है। तो लीफ को फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन चाहिए रहती है, एनर्जी चाहिए रहती है, पर वो एनर्जी तो खुद ही खुद फोटोसिंथेसिस के दौरान बन जाएगी ना। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? 2 चीजें बनती हैं, पहला आपका फूड और दूसरी ऑक्सीजन। ये तो बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, तो कोई टेंशन है ही नहीं। ऑक्सीजन तो खुद ब खुद लीफ में ही बन रहा है। तो जिस टाइम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है उस टाइम खुद ही प्लांट की बॉडी में ऑक्सीजन बनता है। तो टेंशन खत्म। बाकी इसको हिलना डुलना इधर उधर जाना है नहीं, तो इसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वैसे ही कम है। और लूज पैकिंग वाले सेल्स जो हैं पेरेनकाइमेटस सेल, ये पाए जाते हैं रूट, स्टेम और लीफ में। तो आसपास के सेल्स में आप ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। जैसे लीफ ने ऑक्सीजन ले ली तो आसपास के सेल्स में उसने ऑक्सीजन पहुंचा दी। स्टेम में लेंटिसेल से ऑक्सीजन ले ली, आसपास के सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचा दी। यहां कोई लेंटिसेल है, यहां पहुंचा दी। तो बहुत दूर कोई लंबा ट्रांसपोर्ट इनको करना ही नहीं है, सिर्फ आसपास के सेल्स को ही ऑक्सीजन देनी है। सिमिलरली रूट में भी अगर एक सेल ने ऑक्सीजन ले ली तो आसपास के 5, 6, 10 सेल्स में वो ऑक्सीजन पहुंचा देगी। तो लूज पैकिंग ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स, बहुत ज्यादा इनकी ऑक्सीजन डिमांड है नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हर प्लांट पार्ट अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का खुद ध्यान रखता है। ये आपको देखने को मिला इन अ पर्टिकुलर प्लांट। ये अगर स्टेम है तो इसमें बाहर की जो लेयर है यहां लेंटिसेल बने हुए होते हैं, अंदर की जो कोर लेयर है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मजबूती प्रोवाइड करती है पेड़ को। और बाहर के कुछ जो सेल्स हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं, जिनके बीच में गैसेस आसानी से क्या कर सकती हैं? मूव कर सकती हैं। ये मैंने रेफरेंस लेकर के दिखाया हुआ है। नाउ इट इज टाइम टू रीच द वेरी फर्स्ट पाथवे। यह जो पहली पाथवे है इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो यहां पर क्या होगा? सबसे कॉमन शुगर जो है ग्लूकोज, उसको हम तोड़ेंगे। 6 कार्बन की शुगर है ग्लूकोज, उसके सिर्फ 2 टुकड़े करेंगे 3-3 कार्बन के, यानी पाइरुवेट बनाएंगे। तो यहां पर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स नहीं टूटे, सो दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो अगर आप अर्थ की बात करें तो दुनिया में जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे ना, जो सबसे पहले आए थे, वो अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स थे। क्यों? क्योंकि अर्थ पे शुरू में फ्री ऑक्सीजन था ही नहीं, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। 4 गैसेस सबसे ज्यादा पाई जाती थी, जिन्हें वहम गैसेस कहा जाता था। WHAM, वहम गैसेस। W का मतलब वाटर, H2O, A का मतलब अमोनिया, NH3, है ना। और ये जो आपका वाटर है, H का मतलब हाइड्रोजन, A का मतलब अमोनिया एंड M का मतलब मीथेन, दैट इज CH4। तो सब में हाइड्रोजन है। अगर आप देखो तो अगर आपका W है वाटर, तो उसमें H2O, इसमें भी H है। उसके बाद है आपका हाइड्रोजन इटसेल्फ, इसमें भी H है।
उसके बाद है आपका अमोनिया NH3, इसमें भी H है। एंड मेरे भाई आपका चौथा मीथेन CH4, इसमें भी H है। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था आसपास, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, तो ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे बने जो ऑक्सीजन के बिना रह सकते हो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अनेरोब्स कहा जाता है। आज के दिन में भी काफी सारे अनेरोब्स देखने को मिलते हैं। जैसे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था एक फैकल्टेटिव अनेरोब जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जिंदा रह सकता है, एब्सेंस में भी, जिसे हम माइकोप्लाज्मा कह रहे थे। और कई आज के दिन में भी ऐसे हैं जो ऑब्लिगेट एनेरोब्स हैं, जैसे कि आपका क्लोस्ट्रीडियम जो कि ऑक्सीजन के बिना ही रहता है, ऑक्सीजन है तो वहां सर्वाइव नहीं कर सकता। तो पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म बने जो ऑक्सीजन के आसपास रह ही नहीं सकते थे। तो मेरे दोस्त, दिन में भी तो एनर्जी बनती होगी कैसे ना कैसे। तो ऑक्सीडेशन यहां पर हो नहीं रही है, ऑक्सीजन है नहीं आसपास, तो ये कैसे एनर्जी बना रहे हैं। एक ऐसी पाथवे है दुनिया में जो कि हर ऑर्गेनिज्म में हो सकती है क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में होती है। दूसरा, इसे ऑक्सीजन की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ग्लाइकोलिसिस जो है इसे एक यूनिवर्सल पाथवे बोला। क्यों? क्योंकि पहला, ये जो है आपका साइटोप्लाज्म में हो रही है जो कि दुनिया के हर सेल में पाया जा रहा है, और बिना ऑक्सीजन की हो रही है। यानी अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है तो भी वेल एंड गुड, इस पाथवे को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऑक्सीजन से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो भी ये काम कर लेगी। तो दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में, चाहे एरोबिक हो, अनएरोबिक हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, ये पाथवे होगी ही होगी। इसको हम लोग EMP पाथवे कहते हैं। क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने हमें इस पाथवे के बारे में समझाया जिनके इनिशियल्स थे EMP, यानी एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नास। इन 3 साइंटिस्ट ने हमको बताया ग्लाइकोलिसिस के बारे में। टोटल यहां 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, और 10 डिफरेंट एंजाइम्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो एक 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है ये पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा, कंप्लीटली उसके 6 टुकड़े नहीं होंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहां नहीं बनेंगे, सिर्फ एक जो है यहां पर बॉन्ड टूटेगा, 3 कार्बन का एक पाइरुवेट बनेगा, 3 कार्बन का दूसरा। तो 3-3 कार्बन जुड़े रह गए, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुई है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में दूंगा तो आपको इजीली दिखाई देगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, फोकस करना है कि भैया ये क्या है। और अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है, क्योंकि इसको एक ही लाइन में बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप 1080p क्वालिटी कर लीजिए, मैक्सिमम क्वालिटी, जिससे आपको ये सारी चीजें दिखाई दे। बाकी नीचे नोट्स में आपको मिल जाएगा, NCERT या मेडिजी है तो उसको खोल के भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले प्लांट के अंदर जो सुक्रोज है, लेट्स से स्टार्च है, सुक्रोज है, कुछ भी है, सुक्रोज किससे बनता है? इट इज अ डाइसैकेराइड। यह बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। और ये जो सुक्रोज है इसे प्यार से कहा जाता है इन्वर्ट शुगर। तो इस सुक्रोज को हमने तोड़ा एक पर्टिकुलर एंजाइम डालकर जिसका नाम था इन्वर्टेज, और इन्वर्टेज से 2 टुकड़े कर डाले इसके, ग्लूकोज बन गया, फ्रक्टोज बन गया। ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम से। तो ये जो ग्लूकोज है इससे मैंने शुरुआत कर दी ग्लाइकोलिसिस की। ये ग्लूकोज जो है इतनी मेहनत से मैंने अपने सेल के अंदर डाला है। सबसे पहले आलू का पराठा खाया, फिर उसको पचाया, फिर ये ग्लूकोज ब्लड में लोड हुआ, फिर ब्लड सर्कुलेट कर करके मेरे अलग अलग सेल्स तक ग्लूकोज को पहुंचाता है। क्या इस ग्लूकोज को मैं अपने सेल से बाहर निकल जाने दूं? नहीं। तो मैं क्या करूंगा? इस ग्लूकोज के ऊपर एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल लगा दूंगा, क्योंकि चार्ज्ड मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से आसानी से बाहर नहीं निकल सकता, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ग्लूकोज को सेल के अंदर लॉक करने के लिए मैं इस पर एक नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट लगा देता हूं। तो यहां पर मेरे दोस्त ग्लूकोज पे मैंने लगा दिया है एक फॉस्फेट, तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसकी छठी पोजीशन पर फॉस्फेट आ गया। और ये फॉस्फेट कहां से आया? मेरे मामा की दुकान तो है नहीं, तो फॉस्फेट कहां से आया? ATP जो है इसने टूट करके ADP और फॉस्फेट बनाया, और वो फॉस्फेट यहां पर आकर लगा है। यानी कि मेरे दोस्त क्या हुआ, यहां पर एक ATP आपने जेब से खर्च कर दिया। सर आपने तो कहा था इस प्रोसेस से एनर्जी बनेगी, आप तो खर्च करने पे आ गए। खर्च करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर 2 ATP लगाओगे तभी तो आगे चल के बहुत सारी ATP बनेंगी। तो आपने यहां पर एक ATP लगाई, इसी ATP से आपके पास फॉस्फेट आया, और आपने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसको आप आइसोमराइज करते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्यों? ग्लूकोज का फ्रक्टोज क्यों बनाया? क्योंकि फ्रक्टोज के 2 बराबर टुकड़े करना आसान होता है। इसकी दोनों पोजीशंस फ्री रहती हैं, आप दोनों पोजीशन पे फॉस्फेट लगा सकते हैं। तो ये जो फ्रक्टोज है इसकी फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट आप लगा सकते हैं, 6th पोजीशन पे भी फॉस्फेट लगा सकते हैं। ग्लूकोज में ऐसा नहीं हो सकता। ग्लूकोज इज एन अल्डिहाइड, फर्स्ट पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप की बैंड थोड़ी बजा दोगे तो यहां पर क्या होता है, ग्लूकोज में इस फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट लगाना मुश्किल होता है। फ्रक्टोज में आप लगा सकते हो, तो इसलिए ग्लूकोज का फ्रक्टोज बनाया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। अब मैंने बताया क्योंकि फ्रक्टोज पे दोनों पोजीशन पे फॉस्फेट लग सकता है, तो एक और ATP खर्च करो, एक और फॉस्फेट लगा दो, तो बन गया आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट।
फ्रक्टोज पे दोनों पोजीशन पे क्या लगा दिया, फॉस्फेट लगा दिया। फ्रक्टोज क्यों बनाया था, क्योंकि इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना आसान है। अब मेरे भाई यहां पर हैं 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट, क्या कर दो भैया, 2 बराबर टुकड़े कर दो, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट का 1 टुकड़ा, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट का 1 टुकड़ा, तो यहां पर बन गया है आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी एक अल्डिहाइड बना है ग्लिसरल्डिहाइड, एक बना है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एसीटोन, यानी बन गया है कीटोन। दोनों के दोनों 3-3 कार्बन के हैं, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट इसमें, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट इसमें। यानी सबसे पहले मैंने ग्लूकोज लिया, उस पे एक फॉस्फेट लगाया 6th पोजीशन पे, तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम का नाम क्या लगेगा, हेक्सोकाइनेज। हेक्सो मतलब 6 कार्बन की शुगर पे अटैक करने वाला, काइनेज मतलब एटीपी से संबंधित, तो एटीपी यूज हो रहा है यहां पे, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगा। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स हैं, तो आइसोमरेज एंजाइम लगा। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, यानी एक और हमने एटीपी का इस्तेमाल किया। फ्रक्टोज पे 6th पोजीशन पे सिर्फ आपका फॉस्फेट था, फर्स्ट पे भी लगाया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यहां पर एंजाइम क्या लगता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया, तो फॉस्फेट पहले से था दोनों में, है ना, दोनों चीजों में फॉस्फेट है तो फॉस्फो वर्ड आ गया, दोनों फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स है तो फ्रक्टोज आ गया, और काइनेज मतलब एटीपी का इस्तेमाल कर रहे हो। ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है ये रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम है। आपको पता है केमिकल रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग कहलाता है, तो ये वाला जो स्टेप है ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनना, यहां फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नाम का एंजाइम लगता है। फिर इसके 2 बराबर टुकड़े कर दिए, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट का 1 टुकड़ा, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट का 1 टुकड़ा, 2 एकदम बराबर टुकड़े हो गए, एक अल्डिहाइड एक कीटोन। तो हम यहां पर 2 अलग अलग पाथवे नहीं बनाते, अल्डिहाइड के अलग कीटोन के अलग। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अल्डिहाइड वाले को देख लेंगे, सेम सी पाथवे कीटोन की भी होती है, इसके आगे बस 2x लिख देंगे। अब जो भी होगा वो 2x होगा, 2 मॉलिक्यूल के लिए होगा, 2 मॉलिक्यूल के लिए होगा, ठीक है। तो हमने यहां पर देख लिया कि 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, 3-3 कार्बन के, हमने ये मान लिया। अब यहां पर क्या होता है, नया मॉलिक्यूल बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। एक फ्री फॉस्फेट आके जुड़ जाता है, आसपास और फ्री फॉस्फेट प्रेजेंट रहते हैं, वो आकर के जुड़ जाता है यहां पर और बन जाता है आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो 3 कार्बन और 2 फॉस्फेट यहां पर लग गए। सर जब फ्री फॉस्फेट यहां पर आकर लगता है, जब फ्री फॉस्फेट यहां पर आकर लगता है तो स्टार्टिंग में हमने 2 एटीपी खर्च क्यों की, फ्री फॉस्फेट लगा लेते। ग्लूकोज पे मुझे फ्री फॉस्फेट नहीं लगाना था, मुझे पैसा खर्च करना था। सर ये कौन सा लॉजिक है, ये लॉजिक ऐसा है मेरे भाई कि अगर ग्लूकोज पे आप फ्री फॉस्फेट डालो और ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्री फॉस्फेट पकड़ ले, अगर ऐसा हमेशा होने लगा तो आपके सेल में तो ग्लूकोज बचेगा ही नहीं। सेल में फॉस्फेट की कोई कमी नहीं है, सेल में जैसे ही ग्लूकोज आएगा किसी ना किसी फॉस्फेट को पकड़ के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। मुझे किसी दिन अगर फ्री ग्लूकोज की जरूरत हुई तब क्या, इस फॉस्फेट को हटाओगे कैसे, दिक्कत है ना भाई। इसीलिए वो ग्लूकोज जो सीरियस है, जो सच में सीरियस मॉलिक्यूल है, जो ग्लाइकोलिसिस में एंटर करना चाहता है, सिर्फ उसी पर मैं पैसा खर्च करके, जेब से पैसा लगा करके उस पर फॉस्फेट लगाऊंगा, फ्री वाला फॉस्फेट नहीं लगाऊंगा। कई बार पैसा खर्च करना अच्छी बात है, जिससे कि आपको सीरियसनेस का आइडिया लग जाए कि सामने वाला ग्लूकोज सच में ग्लाइकोलिसिस करना चाहता है, तो इसको फॉस्फेट दे दिया जाना चाहिए। तो इस पे मैं फॉस्फेट लगा देता हूं, इस पे थोड़ा सा मैं पैसा खर्च कर देता हूं, राइट। तो यहां पर फ्री फॉस्फेट आया तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना, और इस दौरान क्या होता है, NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है। NAD से NADH बनाया, यानी हाइड्रोजन ले लिए इस सिस्टम से और किसको दे दिए, NAD को। हाइड्रोजन ले लिए, इसे भी तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन किसी को देना इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन खींच लेना इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। अगर आपने NAD को NADH में कन्वर्ट किया है तो आपने हाइड्रोजन खींचे हैं ना सिस्टम से, तो आपने इस सिस्टम को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है। इसीलिए हमने कहा पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहां पे यूज होता ही नहीं है। हमने खुद तो बताया कि ग्लाइकोलिसिस जो है इट इज अ यूनिवर्सल पाथवे, इसमें तो ऑक्सीजन यूज होता ही नहीं है, ये तो साइटोप्लाज्म में होती है। अगर इसमें ऑक्सीजन यूज ही नहीं होता तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्यों बोला, क्योंकि ऑक्सीडेशन जरूरी नहीं ऑक्सीजन डाल के ही हो, हाइड्रोजन निकाल के भी तो होती है। तो यहां पर आपने NADH मॉलिक्यूल बना लिया है NAD से, इसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो 2 NADH मॉलिक्यूल बने, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 NADH मॉलिक्यूल यहां बन गए।
फिर ये जो आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, इससे बनता है आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी सिर्फ थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट है। यहां 2 फॉस्फेट थे, यहां सिर्फ 1 फॉस्फेट है। एक फॉस्फेट कहां गया? एटीपी बनाने, तो यहां पर क्या हो जाता है, इंटू 2 कर दो, 2 एटीपी बनेंगे। ठीक है, फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, इसको 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया, सिर्फ फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हुई है, सो दे आर पोजिशनल आइसोमर। उसके बाद ये जो आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, इसको फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट किया, यानी यहां पर भी कुछ ज्यादा लॉस नहीं हुआ, सिर्फ पानी निकला है स्टेप में। और ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जिसमें 1 फॉस्फेट है, इसको हमने पाइरुवेट में यानी पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो फॉस्फेट है ये भी एटीपी बनाने चला गया। तो हमने स्टार्टिंग में 2 स्टेप ऐसे थे जिनमें एटीपी जेब से लगाई, 2 एटीपी का लॉस हो गया, लेकिन बाद में हमें इस पोजीशन पे 2 एटीपी मिली, इस पोजीशन पे 2 एटीपी मिली, इस पोजीशन पे 2 NADH मिले। तो कोई अगर आपसे पूछे कि टोटल गेन कितना हुआ एटीपी का, टोटल आपको कितनी एटीपी मिलती है, तो टोटल एटीपी कितनी मिली भाई? 2 एटीपी मैंने लगाई, 2 एटीपी मैंने जो लगाई वो मेरे को न्यूट्रलाइज करनी पड़ेंगी, तो 4 एटीपी मिली है मुझे यहां पर, 2 ये वाली, 2 ये वाली, और 2 एटीपी मैंने जेब से लगाई, यानी मेरे हाथ में कितनी एटीपी आई? नेट एटीपी मेरे पास कितनी आई यूज करने के लिए? सिर्फ 2 एटीपी। 2 एटीपी मैंने लगाई, 4 एटीपी मेरे पास आई, तो मेरे को प्रॉफिट कितनों का हुआ? सिर्फ 2 का। तो 2 एटीपी मेरे पास अभी है, जिसको मैं एनर्जी बनाने के लिए यूज कर सकता हूं, किसी काम धंधे में यूज कर सकता हूं। ये जो NADH है, इनसे भी एटीपी बनते हैं, लेकिन उसके लिए इस NADH को एक बैंक में भेजना होगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एक NADH को जब आप बैंक में भेजते हो तो 3 एटीपी बनती है, और एक FADH2 को जब आप बैंक में भेजते हो तो 2 एटीपी बनती है। तो आप अगर इन 2 NADH को बैंक में भेजोगे तो कितनी एटीपी बनेंगी? 6 एटीपी बनेंगी। एक NADH से 3 एटीपी, तो 2 NADH से 6 एटीपी। एक FADH2 से 2 एटीपी, तो 2 FADH2 से 4 एटीपी, 4 FADH2 से 8 एटीपी, डबल करते जाओ। NADH के केस में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ट्रिपल करते जाओ, एक NADH से 3 एटीपी मिलती हैं, तो यहां 2 NADH हैं तो 6 एटीपी मिलेंगी आगे चल के। अभी नहीं है हमारे पास, आगे चल के हम इसे बैंक में भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजेंगे, तब एटीपी मिलेगी। अभी हमारे हाथ में सिर्फ 2 एटीपी हैं जो कि हमारे पास बनी है, ये 6 एटीपी हमको बाद में मिलेंगी। तो कोई पूछे नेट कितनी एटीपी बनी ग्लाइकोलिसिस में, नेट सब कुछ काट पीट के बताओ कि हमारे हाथ में क्या है, नेट 2 एटीपी। 2 एटीपी हमने लगाई, 4 एटीपी हमें मिली, 2 एटीपी हमारा नेट प्रॉफिट है। टोटल कितनी एटीपी मिली, कितनी मिलने की संभावना है आगे चल के? 2 एटीपी नेट मिल गई, 6 एटीपी आगे मिल जाएंगी, टोटल 8 एटीपी हमें यहां पर मिल सकती हैं। नेट 2, टोटल 8। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो पायरुविक एसिड बना, 6 कार्बन का ग्लूकोज था, इसका बॉन्ड हमने तोड़ दिया, 3-3 कार्बन के 2 हमको मॉलिक्यूल मिले जिन्हें पायरुवेट कहा जाता है। ये 6 कार्बन का ग्लूकोज था, इसका एक बॉन्ड तोड़ा हमने ग्लाइकोलिसिस से, और हमें ये 2 मॉलिक्यूल मिले पायरुवेट के, 3-3 कार्बन के। हमने एक ही मॉलिक्यूल बनाया है हमने, है ना, यहां पर इंटू 2 लिख सकते हो तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। तो ग्लाइकोलिसिस में हमको ये होता हुआ दिखाई दिया कि NAD से NADH बना था, NADH बन रहा है ना, हाइड्रोजन आप इस सिस्टम से खींच रहे हो और NAD को दे रहे हो, तो NADH बना, यानी ये सिस्टम क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, इससे आपने हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, अब ये जो आपका पायरुवेट है, इसका फेट यानी इसका भविष्य क्या होता है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे। समझ लीजिए पायरुवेट जो है इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ये 2 प्रकार से बिहेव करेगा। पहला, ये जो 3 कार्बन का पायरुवेट है, ये 3 कार्बन का लैक्टिक एसिड बना सकता है, इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहां पर एंजाइम लगता है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज या लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, और यहां पर आगे फिर फर्दर कुछ नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो भैया आपने ग्लाइकोलिसिस में ये जो NADH बनाया था, इसको आप दोबारा से NAD में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर NADH जो है दोबारा से NAD में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि ये दोबारा से NADH बना सके ग्लाइकोलिसिस में जाकर के। फर्दर यहाँ पर कोई बैंक वैंक कोई प्रोसेस नहीं है, जितनी एनर्जी मिलनी थी मिल गई बस भाई। जो यहाँ पर आपने ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया, इस दौरान आपको 2 एटीपी मिली नेट, और ये जो NADH था ये बैंक में गया नहीं, तो इसका कोई काम है नहीं, ये दोबारा से क्या हो गया आपका NAD में कन्वर्ट हो गया, रीजनरेट हो गया। तो कोई फर्दर एटीपी नहीं मिली, कोई फर्दर NADH नहीं मिला, सिर्फ आपको टोटल इस पूरे प्रोसेस के दौरान 2 एटीपी मिली, दैट्स इट। सिमिलरली आप क्या बना सकते हो, जो 3 कार्बन का पायरुवेट है इसको अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो 2 कार्बन की अल्कोहल यानी इथेनॉल बन सकती है, जिसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और एक CO2 यहां पर रिलीज हो सकता है।
तो कोई पूछे कौन सी फर्मेंटेशन है ऐसी जिसमें CO2 रिलीज होता है, इथेनॉलिक फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम लगेगा। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज यानी जो पायरुवेट है इसे डीकार्बोक्सिलेशन कराने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड डिलीट करने वाला, तो CO2 निकल जाएगा। और दूसरा एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज यानी अल्कोहल बनाने वाला, तो यहां पर भी अल्कोहल बन जाएगी। CO2 रिलीज हुआ एक स्टेप में, दूसरे में आपका अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो यहां पर भी ये जो NADH था ये कोई बैंक में नहीं गया, इसने दोबारा से NAD बना लिया जिससे ग्लाइकोलिसिस दोबारा से स्टार्ट हो सके। ये प्रोसेस इतने ही होते हैं, आगे कुछ भी नहीं होता। तो कोई ATP और नहीं निकलती। ग्लाइकोलिसिस में जो 2 नेट ATP निकली बस वही है जो आपको मिला है। NADH जो बना था वो किसी काम नहीं आया, वो दोबारा से NAD में कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोलिसिस में आने के लिए। तो इसमें टोटल भी 2 ही ATP बनी, नेट भी 2 ही ATP बनी, फर्दर कोई ATP बनी ही नहीं है। इन दोनों प्रोसेस का एक नुकसान है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है तो इसका एक नुकसान है क्या मेरे भाई, कि यहां पर लेस देन 7% एनर्जी ऑफ ग्लूकोज रिलीज होती है। अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो 38 ATP निकलती हैं। अभी एक एक ATP काउंट करके दिखाऊंगा आपको। 38 ATP निकलती है एक ग्लूकोज से, यहां मुश्किल से 2 ATP निकल रही हैं, तो कोई बहुत एनर्जी नहीं निकलती। इसका पहला ड्रॉबैक यही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हजार्डस प्रोडक्ट यानी गंदे गंदे प्रोडक्ट निकलते हैं। अल्कोहल, शराब कोई अच्छा प्रोडक्ट तो नहीं। शराब को बनाने वाला ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस जिसकी हम बात करते हैं, बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं इसको, जो कि बेकरी का भी काम करता है, ब्रेड भी बनाता है, और ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं, शराब भी बनाता है। मेरे भाई जब ये शराब बना रहा होता है ब्रीवर्स ईस्ट, तो 13% कंसंट्रेशन जब हो जाती है शराब की तो खुद ही इसकी डेथ हो जाती है। 13% अल्कोहल से ज्यादा कंसंट्रेशन तो ये खुद नहीं झेल पाता। तो जो शराब को बना रहा है वो खुद मर रहा है शराब के कारण, तो सोचो ये कितनी बुरी चीज होगी। सर 13% अल्कोहल ही बना सकता है ईस्ट, तो इससे ज्यादा खतरनाक जो अल्कोहल बनती है, एब्सोल्यूट अल्कोहल 100%, 90%, 60%, ये सारी अल्कोहल्स कैसे बनती हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस से, जिससे आप अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो। और दूसरी चीज बनती है लैक्टेट। भाई आपकी बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जब आप कुछ ज्यादा ही हैवी काम करने लग जाते हैं, वर्कआउट करने लग जाते हैं, उस टाइम पे आपके भी हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो ये भी कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, तो आपकी बैंड बच जाती है। तो ये ड्रॉबैक्स हैं फर्मेंटेशन के। लेकिन अगर समझ लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है तो आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम यहां लगेगा और यहां पर NADH और बनता है, और बैंक में जाने के लिए आपके पास NADH मौजूद है। यहां पर बनता है 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A और एक CO2 भी आपको देखने को मिलता है, राइट। और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये क्रैब साइकिल में चला जाता है और एक एक कार्बन यहां पर एलिमिनेट हो जाता है। क्या हुआ गौर से सुनिए। सबसे पहले आपके पास था ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का था, इसके मैंने 2 टुकड़े किए 3-3 कार्बन के। अब ये 3 कार्बन का जो पायरुवेट है इसमें से एक CO2 और निकाल दिया तो बचा 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A। क्रैब साइकिल में ये दोनों बॉन्ड भी तोड़ दिए तो दोनों के दोनों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गए, यानी 6 के 6 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गए। इसको हम कहते हैं कंप्लीट डीकार्बोक्सिलेशन, कंप्लीट कार्बन कार्बन बॉन्ड का टूटना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसे कहते हैं, जिससे कि ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, राइट। तो जब आपका ग्लाइकोलिसिस हो रहा था साइटोप्लाज्म में, तो आपका जो ग्लूकोज था इसके 2 टुकड़े हुए और आपके बने ये 2 टुकड़े जिन्हें पायरुवेट कहा। पहला तो ये बना। दूसरा 2 ATP बने थे इस प्रोसेस के दौरान नेट, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, और 2 बने थे NADH। इस NADH को भी आपको बैंक में भेजना है अगर इससे एनर्जी बनानी है तो, यानी इसे माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है। तो ये जो पायरुवेट है एज वेल एज आपका ये जो NADH है इसको हम क्या कर देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये जो पायरुवेट है ना, ये जो पायरुवेट है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम A में। तो 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A बना और एक आपका CO2 यहां पर निकल गया, और आपको यहां पर क्या देखने को मिला, NADH बनता हुआ देखने को मिला NAD से। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने थे, 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे, है ना। तो यहां पर आपके 2 NADH आपको देखने को मिले जो यहां पर अभी तक रिलीज हो चुके हैं। एंजाइम लगता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, इसके साथ साथ मैग्नीशियम लगता है, कोएंजाइम A लगता है, इसके अलावा और भी चीजें लगती हैं जैसे लिपोइक एसिड जिसे लिपोइट भी कहते हैं, और उसके अलावा TPP यानी थियामीन पायरोफॉस्फेट, ये कई सारी चीजें हैं जो यहां पर लगती हैं।
कोर आपने अभी तक क्या सीखा एरोबिक रेस्पिरेशन में? एक ग्लूकोज था 6 कार्बन का, उसके 2 टुकड़े कर दिए 3-3 कार्बन के, इसे पाइरुवेट कहा। ये प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। फिर ये 3 कार्बन का जो पाइरुवेट था, इससे एक और CO2 हटाया और 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A बना, एक CO2 आपका बना, और इस दौरान 2 NADH फिर से बने। फिर एसिटाइल कोएंजाइम A को अब हम लोग क्या करेंगे, क्रैब साइकिल में डालेंगे, तो फर्दर 2 कार्बन का जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, इसके भी दोनों कार्बन अलग हो जाएंगे। यह है आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या हुआ भैया? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, इसका स्टेप है ये, तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगी। यहां पर देखिए आपने NADH बनाया, मैंने क्या बताया, NAD से NADH बनाया, यानी दोबारा सिस्टम से हाइड्रोजन खींच लिए, तो ये भी तो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेटिव। डीकार्बोक्सिलेशन, 3 कार्बन का पाइरुवेट था, इसे डिलीट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड और 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A बना दिया, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। नाम से ही पता लग रहा है। लिंक रिएक्शन इसको क्यों कहा? यहां पर एक चीज बनती है भैया, एसिटाइल कोएंजाइम A, इससे बड़ा लिंक मॉलिक्यूल आज तक पैदा नहीं हुआ। ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी आता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी आता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी आता है, यानी कई सारे अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म को लिंक करता है, इसीलिए इसे लिंक मॉलिक्यूल कहा गया। और लिंक रिएक्शन क्यों कहा इसे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को? क्योंकि ये आपके ग्लाइकोलिसिस को और क्रैब साइकिल को लिंक करता है, इसके बीच का लिंक है ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो दोनों रीजंस अपने आप में करेक्ट है, ये है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखिए मेरे भैया, क्रैब साइकिल, जिसको हम प्यार से कहते हैं TCA साइकिल, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल? इसीलिए क्योंकि यहां जो पहला प्रोडक्ट बनता है सिट्रेट, ये 6 कार्बन का होता है, इसमें 3 कार्बन जो हैं ये COOH ग्रुप के फॉर्मेट में पाए जाते हैं, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहा जाता है। तो 3 है COOH ग्रुप, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। यहां देखिए इसे कहा जाता है सिट्रिक एसिड पाथवे, क्योंकि पहला जो प्रोडक्ट बना है यहां पर, उसका नाम ही क्या है, सिट्रेट है या सिट्रिक एसिड है, तो इसे सिट्रिक एसिड पाथवे या सिट्रेट पाथवे कहा जाता है। क्रैब साइकिल इसे क्यों कहा? क्योंकि इसके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस साइकिल के बारे में हमको बताया, उनका नाम ही क्या था, हांस क्रैब था, इसीलिए इसे क्रैब साइकिल कहा। तो यहां पर आपको एक लाइन याद करनी है और उससे आपकी पूरी की पूरी पाथवे क्रैक हो जाएगी। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, दैट्स इट, ये आपकी पूरी क्रैब साइकिल है। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, दिस इज योर क्रैब साइकिल। आराम से सुनिएगा, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब क्रिकेट, यानी नाम से ही पता लग रहा है, क्रिकेट स्पेलिंग देखो, क्रिकेट दैट इज सिट्रेट, तो पहली चीज बनी सिट्रेट। काउंसिल C से स्टार्ट होने वाला सिस अकोनिटेट बीच में बनता है। इंडिया दैट इज आइसोसिट्रेट। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी सिट्रेट, सिस अकोनिटेट और आइसोसिट्रेट। अब सिट्रेट और आइसोसिट्रेट दोनों आइसोमर हैं, तो ये भी अगर 6 कार्बन का है तो ये भी 6 कार्बन का ही होगा। अपॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ये A फॉर अपॉइंट्स, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, A फॉर अल्फा। ये इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है जो 5 कार्बन का है पूरी की पूरी क्रैब साइकिल में, इसकी इंपॉर्टेंस अलग है, ये अल्फा है, 5 कार्बन का है। अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ, स्मार्ट स्टाफ यानी सक्सिनाइल कोएंजाइम A और सक्सिनेट फॉर मेन ऑफिस दैट इज फ्यूमरेट, मैलेट एंड ऑक्सैलोएसीटेट। अब देखिए मैंने बताया कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट अकेला ऐसा है जो 5 कार्बन का है। इससे पहले के जितने हैं हमारे ट्रिक में वो 6 कार्बन के होंगे, इससे बाद के जितने हैं हमारे ट्रिक में वो सारे के सारे 4 कार्बन के होंगे, इकलौता 5 कार्बन का है। तो आपने क्या किया, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले बनेगा क्रिकेट यानी सिट्रेट, तो 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A बना था लिंक रिएक्शन से, इसको आपने जोड़ दिया, सिट्रेट बनाने वाले एंजाइम को सिट्रेट सिंथेज कहा, तो यहां पर बन गया सिट्रेट, सिट्रेट बना क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो 2 कार्बन और 4 कार्बन बना 6 कार्बन का सिट्रेट, फिर बना सिस अकोनिटेट दैट इज काउंसिल, फिर बना आइसोसिट्रेट दैट इज इंडिया, है ना। तो 6 कार्बन की 3 चीजें बनी। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट यानी अपॉइंट्स अल्फा कीटोग्लूट्रेट 5 कार्बन का। अगर 6 कार्बन की चीज से 5 कार्बन की चीज बन रही है, मतलब एक CO2 निकला है, एक CO2 निकला है, इसी पोजीशन पर NADH भी निकलेगा। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स, फिर ये 5 कार्बन का है, मैंने बताया था अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है जो 5 कार्बन का है। तो उसके बाद 4 कार्बन का मॉलिक्यूल आया सक्सिनाइल कोएंजाइम A, 5 कार्बन से 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना है, तो एक और CO2 निकलेगा,
बिल्कुल निकलेगा, लॉजिक है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन का। इसके बाद कोई कार्बन और नहीं निकलेगा क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी 4 कार्बन का था। अल्फा कीटोग्लूट्रेट के बाद सारे के सारे जो थे वो 4-4 कार्बन के थे। हमें 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड निकालने थे। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का था, सिर्फ 2 CO2 हमको निकालने थे। तो एक निकला अल्फा कीटोग्लूट्रेट से जस्ट पहले, यानी यहां पर देखिए आपका आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट जब बना तब निकला एक CO2। और ये 5 कार्बन के मॉलिक्यूल से 4 कार्बन का मॉलिक्यूल जब मिला तब निकला एक CO2। और इस दौरान NADH भी बने, NADH भी बने। करेक्ट। अब देखिए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये अकेला ऐसा है जिसके नाम में ही ए का साउंड है। सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, आपका सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसिटेट। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, नाम में ही ए है, तो इस स्टेप पे एटीपी निकलती है, जीटीपी या एटीपी निकलती है। एटीपी बन जाती है जीटीपी से डायरेक्टली, तो एटीपी भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका ये जो है सक्सिनेट, जब यह फ्यूमरेट बनाएगा तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आपका यहां लगता है, इससे बनता है FADH2। फिर आपका मैलेट, फिर आपका ऑक्सैलो एसिटेट, इस पोजीशन पे निकला NADH। सर ये कैसे याद करें कि किस पोजीशन पे NADH निकला, किस पोजीशन पे FADH2? देखो मेरे भाई, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया में N आ रहा है, NADH निकला। अपॉइंट्स, अपॉइंट्स में N कैपिटल लिखा हुआ है, NADH निकला। आपका यहां पर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए लिखा हुआ है, ATP निकला। स्मार्ट स्टाफ, स्टाफ में डबल F आ रहा है, F2 आ रहा है, तो FADH2 निकला। मेन में N आ रहा है तो NAD निकला। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहां पर आपका NADH CO2 के साथ साथ, NADH CO2 के साथ साथ, यहां भैया आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए तो ATP, यहां है स्मार्ट स्टाफ, F2 आ रहा है, स्टाफ में STAFF, तो F2 आ रहा है, FADH2 निकला। मेन ऑफिस MAIN, तो यहां पर भी निकला NADH। ये जो ट्रिक है जब आपको मिलेगी नोट्स में तो आपको आइडिया लग जाएगा। एग्जैक्टली एक एक पॉइंट मैंने यहां पर बता रखा है कि कहां पर क्या निकलेगा। तो टोटल जब आप एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए देखते हैं तो कितने NADH निकले? एक NADH निकला, 2 NADH, 3 NADH। कितने ATP निकले? एक। कितना FADH2 निकला? एक। एक ग्लूकोज से बने थे 2 पायरुवेट, 2 पायरुवेट से बने थे 2 एसिटाइल कोएंजाइम में। तो इस पूरी साइकिल को 2 से मल्टीप्लाई करिए। कैलकुलेशन हमेशा आप एक ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो एक ग्लूकोज की अगर आप बात करें तो एक ग्लूकोज के 2 टुकड़े हुए थे 3-3 कार्बन के पायरुवेट, फिर दोनों जो पायरुवेट है उनसे एक एक CO2 निकल जाएगा, बन जाएंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम में। इस पोजीशन पे 2 NADH, 2 NADH, 2 ATP, 2 FADH2, 2 NADH। तो टोटल कितने NADH निकले? 2 2 2 6। टोटल कितने FADH2? 2। टोटल कितने ATP? 2। टोटल एनर्जी आप अगर काउंट करें तो आपको बहुत मस्त तरीके से पूरी ATP समझ में आ जाएगी। यहां पर देखिए ग्लाइकोलिसिस में सीधा सीधा कितने ATP निकले थे? 2 ATP, 2 नेट, और 2 NADH थे जो आगे बैंक में जाकर के आपको ATP देंगे, तो 6 ATP आपको आगे चल के मिलने वाली थी। लिंक रिएक्शन में निकले थे 2 NADH जो आपको आगे चल के 6 ATP देंगे। अभी इससे नेट ATP कोई नहीं निकली। TCA साइकिल में यानी क्रैब साइकिल में नेट निकली आपकी 2 ATP, बचे कितने? 2 2 2 यानी 6 NADH, 6 × 3 यानी 18 ATP आपको बैंक में जाकर के मिलेंगी। FADH2 निकले 2 यानी 2 × 2 4 ATP आपको आगे जाकर के मिलेंगे। अभी आपको हाथ में कुछ नहीं मिला, अभी आप फिलहाल ठन ठन गोपाल हो। आपको टोटल कितनी ATP मिली है अभी तक हाथ में यूज करने के लिए? 2 ATP आपको मिली थी ग्लाइकोलिसिस में, 2 ATP आपको मिली है यहां पर यानी क्रैब साइकिल में। इसके अलावा जितनी भी हैं आपकी 34 ATP वो आपको बैंक में जाकर के मिलेंगी। कैलकुलेट करना चाहो तो कर सको। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP हाथ में मिली, 6 ATP बैंक में जाकर के। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन या लिंक रिएक्शन में 6 ATP बैंक में जाकर के। TCA साइकिल में ये जो 6 NADH थे इनके 18 ATP बैंक में जाकर के, ये जो 2 FADH2 थे इनकी 4 ATP बैंक में जाकर के, 2 ATP आपको एकदम हाथ में मिली हैं। तो अभी तक सिर्फ 2 ATP ग्लाइकोलिसिस की और 2 ATP क्रैब साइकिल की, यही तो हाथ में मिली है आपको, और कुछ थोड़ी मिला है। तो आउट ऑफ टोटल 38 ATP जो आपको मिलनी चाहिए थी ग्लूकोज से, अभी तक उसमें से सिर्फ 4 ATP मिली है आपको। बची हुई 34 ATP कहां मिलेंगी? बैंक में जाकर के, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर के। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर आप इस NADH को या FADH2 को यूज नहीं कर पाए तो कोई फायदा थोड़ी है। तो इसलिए आपको इसको यूज करना होगा, इस्तेमाल करना होगा।
और इससे एटीपी बनानी होगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राइट। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पर होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां जितने भी आपके NADH बने हैं और जितने भी आपके FADH2 बने हैं, इनको आप लोग क्या करते हैं, फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, और इनको जो है आप क्या करते हैं, फर्दर यूज करते हैं टू मेक ATP। और अभी तक किसी भी प्रोसेस में ऑक्सीजन तो आया ही नहीं है, ना ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट ऑक्सीजन डाला हमने, ना लिंक रिएक्शन में डाला, ना क्रैब साइकिल में कहीं ऑक्सीजन डाला। ऑक्सीडेशन के नाम पे हम NADH बना रहे थे, FADH2 बना रहे थे, सिस्टम से हाइड्रोजन निकाल रहे थे, उस फॉर्मेट में ऑक्सीडेशन हो रही थी, और ऑक्सीजन का यूज कहीं नहीं आया। ऑक्सीजन यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, वाटर बनाने में यूज आता है ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास हम क्या भेजेंगे, हाइड्रोजन भेजेंगे, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, तब जाकर के क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अगर वाटर बनाना है तो आपको क्या चाहिए, H2O, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या क्या होता है, एक हाइड्रोजन में होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। आपको दो हाइड्रोजन चाहिए वाटर बनाने के लिए, यानी दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। तो एक हाइड्रोजन जो है ये एक बाल्टी के समान है, इस बाल्टी में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो आप इस हाइड्रोजन को कहीं पर लेकर जा रहे हैं तो आप टेक्निकली इसका इलेक्ट्रॉन भी तो लेकर जा रहे हैं ना। तो ये जो ऑक्सीजन है इसको NCERT में कई जगह लिखा हुआ है द लास्ट और द टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो इस ऑक्सीजन को वाटर बनाना होता है, तो वाटर बनाने के लिए इसको हाइड्रोजन चाहिए, या इसे कहा गया है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी तो सही बोला गया है। अगर आप डीप लेवल पे देखो इस इक्वेशन को, वाटर बनने वाली इक्वेशन को, तो आप कह दो कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन चाहिए, या आप दो हाइड्रोजन को कह दीजिए दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन और एक ऑक्सीजन चाहिए। सारी बातें करेक्ट तो हैं, बोलने का तरीका अलग अलग है, बात सेम है। जब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पे चले जाएंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो ये जो हाइड्रोजन है इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो है, तो आप ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन भी तो दे रहे हैं। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर। दोनों बातें अपने आप में एकदम सही होती हैं। तो हाइड्रोजन को लेकर या इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये जो ऑक्सीजन है क्या बना लेता है, वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, करेक्ट। इसी को हम लोग इस डायग्राम में देखने वाले हैं काफी डिटेल में, लेकिन उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द 5 कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ETS। ये जो ETS है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। पहला जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम क्या होगा, NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्यों भैया, क्योंकि सबसे पहली चीज जो आपने करी थी वो क्या करी थी, ग्लाइकोलिसिस में आपने ATP बनाए थे 2, वो आप यूज कर सकते हो। बचे हुए जो 6 ATP हैं ये आपको NADH से मिलेंगे। उसके बाद लिंक रिएक्शन में जो 6 ATP मिलने वाले हैं वो NADH से मिलेंगे। जो आपका क्रैब साइकिल है उसके जो 18 ATP हैं ये NADH से मिलेंगे। सबसे पहले कौन बना, NADH बनाना ग्लाइकोलिसिस में ही बन गया था, तो सबसे पहले इसको हम लोग दोबारा से NAD में कन्वर्ट करेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को यूज करेंगे ATP बनाने के लिए, तो NADH डिहाइड्रोजिनेज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, NADH को यूज करेंगे ATP बनाने के लिए तो FADH2 को भी करेंगे, तो FADH2 डिहाइड्रोजिनेज इज कॉम्प्लेक्स नंबर 2। यहां आप FADH2 डिहाइड्रोजिनेज भी लिख सकते हो। सर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों लिखा है, FADH2 कौन से लेवल पे बना था भाई, जब सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा था फ्यूमरेट में। सक्सिनेट जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो यहां एंजाइम लगता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो इस एंजाइम का नाम जो है वही कॉम्प्लेक्स पे है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कह लो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कह लो। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 2 साइटोक्रोम होते हैं, है ना। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 2 साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, इसीलिए इसे कहते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम क्या होते हैं, साइटोक्रोम आर सम मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स, और ये जो है आयरन और कॉपर में रिच होते हैं। तो आयरन और कॉपर का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इनके बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ना रेस्पिरेशन में हो पाएगा और ना आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हो पाएगा। आराम से सुनिएगा कि आपका किस हिसाब से साइटोक्रोम्स काम करते हैं। लेट्स से मैं एक आयरन हूं, तो आयरन जो है 3+ स्टेट में भी स्टेबल रहता है और 2+ स्टेट में भी स्टेबल रहता है। यह बहुत रेयर है कि एक एलिमेंट के 2 स्टेबल स्टेट्स हों। तो मेरे भाई आयरन हूं मैं और मैं हूं 3+ स्टेट में। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आया, अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मेरा चार्ज भी नेगेटिव हो जाएगा ना। मैं अगर 3+ हूं तो मैं थोड़ा सा कम पॉजिटिव बचूंगा, मैं 2+ हो जाऊंगा। मैं आयरन 3+ हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन आया तो मैं 2+ बचा, मैं अभी भी स्टेबल हूं।
मैं ये इलेक्ट्रॉन आगे भेज दूंगा, किसी और को दे दूंगा, तो मैं दोबारा से 3+ हो गया, मैं अब भी स्टेबल हूं, यानी मुझे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। मैं 3+ में भी स्टेबल था, मैं अभी भी स्टेबल हूं 2+ में भी, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन को तो यहां से वहां भेज दिया ना, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरे काम आ गई। इलेक्ट्रॉन को मैंने एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया, मेरी जो प्रॉपर्टी है ये मेरे पूरे पूरे काम आ गई कि मेरे 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। सिमिलरली कॉपर जो है, इट इज स्टेबल इन 2+ स्टेट, इन 1+ स्टेट। अब मैं कॉपर 2+ हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन आया, मैं कॉपर 1+ हो गया, मैंने इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया, मैं दोबारा कॉपर 2+ हो गया, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन को तो ट्रांसपोर्ट कर दिया ना। अब इस टॉपिक का नाम ही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीएस, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आयरन जो है वो भी अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है, एज वेल एज कॉपर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है, तो ये साइटोक्रोम्स के फॉर्मेट में भी पाए जाएंगे, एज वेल एज आपके इंडिपेंडेंटली भी पाए जाएंगे। तो अगला जो है आपका कॉम्प्लेक्स, इसे साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहां साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 थे, यहां साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 है, और इसके साथ इसे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है साइटोक्रोम C। तो साइटोक्रोम C जो है ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये चल करके जाता है कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में। अब क्योंकि साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है इस 4th कॉम्प्लेक्स में, इसीलिए इसे C ऑक्सीडेज कह दिया, C के साथ इसका लेना देना है। और 5वां जो है एटीपी बनाने वाला कॉम्प्लेक्स, इसको एटीपी सिंथेस कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स जिसमें एटीपी बनेगी, क्योंकि हमारा मेन मोटो जो है वो है NADH और FADH2 से एटीपी बनाना। तो 3 कॉम्प्लेक्स के नाम तो सीधे ही सेट हो जाते हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज और एटीपी सिंथेस। बीच में आपके 4 साइटोक्रोम आए मेनली कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम BC1 और कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A और A3, और इन दोनों के बीच में है एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, एक मोबाइल साइटोक्रोम जिसको हमने कहा साइटोक्रोम C। ये इनके मेन नाम है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखें। कॉम्प्लेक्स 1 जो है, 1 को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? मोनो। तो 1 जो है इसको मोनो भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो इसमें फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहां पाया जाएगा? नाम में ही है मोनो, तो कॉम्प्लेक्स 1 में डाल दो, 1 का मतलब मोनो होता है। कॉम्प्लेक्स 2 जो है इसमें फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा, नाम में है डाई, कॉम्प्लेक्स 2 में डाल दो। FeS मैंने बताया आयरन और कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आयरन सल्फर मॉलिक्यूल जो है पाया जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 2 3 तीनों में। तो सर कॉम्प्लेक्स 4 में क्या पाया जाएगा? आयरन और कॉपर की बात हुई थी, स्टार्टिंग के 3 में आयरन पाया जा रहा है, तो चौथे में क्या पाया जाएगा? चौथे में जो है पाया जाएगा 2 कॉपर सेंटर, यहां कॉपर ले लो भैया, है ना। और कॉम्प्लेक्स 5 जो है इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्टिकल हैं, F0 और F1, जो एटीपी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अब सिंपल बात समझो, मुझे अगर कोई बोले कि कॉम्प्लेक्स 1 में क्या क्या पाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 का मतलब मोनो, तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और कॉम्प्लेक्स 1 2 3 तीनों में FeS है, तो FeS, ये 2 चीजें पाई जाएंगी, FMN और FeS साइड में रख दो। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या क्या पाया जाएगा सर? कॉम्प्लेक्स 2 का मतलब क्या होता है? डाई, तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और उसके अलावा FeS कॉम्प्लेक्स 1 2 3 में था, ये पाए जाएंगे। कॉम्प्लेक्स 3 में क्या क्या पाया जाएगा सर? कॉम्प्लेक्स 3 का नाम था साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, तो साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 और आपका FeS कॉम्प्लेक्स 1 2 3 में था, तो तीनों पाए जाएंगे। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या क्या होगा सर? साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स इसे कह रहे थे, तो साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, और उसके अलावा क्या पाया जाएगा? यहां 2 कॉपर सेंटर्स, कॉपर सेंटर A और कॉपर सेंटर B। और कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में क्या पाया जाएगा? साइटोक्रोम C, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, राइट। तो ये आपको सीधा सीधा याद हो जाते हैं। अब देखो क्या हुआ, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है, ये अंदर वाला पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के बाहर है माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता है कि मेम्ब्रेन जो है ये 2 लिपिड के लेयर्स की बनी होती है, तो ये है इनर पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आउटर पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट, एकदम करेक्ट सर। बीच में है 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस यानी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। फिर है आपकी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये उसकी अंदर वाली लेयर, ये उसकी बाहर वाली लेयर, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इन दोनों के बीच का स्पेस यानी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये अंदर का पार्ट यानी मैट्रिक्स। जो ग्लाइकोलिसिस में NADH बने थे उनको भी हमने मैट्रिक्स में बुला लिया था। जो लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स में ही हो रही थी तो उसके NADH मैट्रिक्स में ही बने। क्रैब साइकिल मैट्रिक्स में हुई तो उसके NADH भी मैट्रिक्स में ही बने। FADH2 भी उसके मैट्रिक्स में ही बने। यानी जितने भी NADH FADH2 पड़े हुए हैं वो इस मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं, हाँ या ना? यस सर, पड़े हुए हैं।
इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल करके हमको कहां फेंकने हैं, इलेक्ट्रॉन फेंकने हैं मुझे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 में, और प्रोटॉन की मुझे जरूरत नहीं, प्रोटॉन फेंक दूंगा मैं यहां पर, प्रोटॉन फेंक दूंगा मैं यहां पर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। यानी मेरे भाई NaDH जो है, NaDH हाइड्रोजन है, उसमें हाइड्रोजन किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन मैंने भेज दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, एक कैरियर से दूसरे कैरियर के पास, और प्रोटॉन मैंने दूसरी साइड पंप कर दिया, फेंक दिया, भाई मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, जाओ तुम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में चले जाओ, यहां से तो तुम जा ही रहे हो, तो यहीं थोड़ी वापस बुला लूंगा तुमको, दूसरी साइड फेंकूंगा। सिमिलरली अब इसने FADH2 ने इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, प्रोटॉन बाहर फेंक दिए। तो अल्टीमेटली प्रोटॉन जो है यहां पर जमा हो जाते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन जो है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर से होते हुए कहां चले जाते हैं, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, ऑक्सीजन, जो कि क्या बना लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के वाटर बना लेगा। ठीक है, तो मैंने कहा यहां है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। सर कॉम्प्लेक्स 3 जो है इसको बीच में क्यों बनाया, 1 2 3 4 5 क्यों नहीं बनाया? कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये दोनों ही अपने हाइड्रोजन्स कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचाते हैं। इनके बीच में एक प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं यूबिक्यूनॉल। यूबिक्यूनॉन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, यूबिक्यूनॉन, क्यूनॉन कीटोन, CO कीटोन पाया जाता है, CO कीटोन पाया जाता है, यूबिक्यूनॉन ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूबिक्यूनॉल में, अल्कोहल में, यूबिक्यूनॉल में। तो हाइड्रोजन चाहिए इसको, CO को आप कन्वर्ट कर रहे हो COH में, तो इसे हाइड्रोजन चाहिए। तो मेरे भाई यहां पर कॉम्प्लेक्स 1 में क्या है, FMN और FES, कॉम्प्लेक्स 2 में क्या है, FAD और FES। इनसे आपका हाइड्रोजन जाएगा यूबिक्यूनॉन के पास, यूबिक्यूनॉल बना लेगा, यूबिक्यूनॉन के पास यूबिक्यूनॉल बना लेगा, और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में, यहां है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 और FES, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए और ये चले जाएंगे साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C मैंने बताया एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो कि चला जाएगा आपका कहां पर, कॉम्प्लेक्स 4 के पास, जहां है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर्स। राइट, तो इलेक्ट्रॉन जो है घूम घुमाकर इस पूरे सिस्टम से आ गए यहां तक, कॉम्प्लेक्स 4 तक, और कॉम्प्लेक्स 4 पे ही यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वाटर बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन तो मैंने इस सिस्टम में भेज दिया, प्रोटॉन दूसरी साइड पंप कर दिए, तो प्रोटॉन इस साइड बढ़ते गए, इस साइड बन गया प्रोटॉन का ग्रेडियंट, प्रोटॉन इस साइड इकट्ठे हो गए। तो मुझे अगर ग्रेडियंट बनाना है, मजबूत ग्रेडियंट बनाना है, तो मैं चाहूंगा कि इस साइड प्रोटॉन ज्यादा से ज्यादा हो और उस साइड प्रोटॉन कम से कम हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये जो वाटर बना रहा हूं ना, इस वाटर को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऑक्सीजन, जो कि यहां पहले से अवेलेबल है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्मेट में, है ना। मुझे ऑक्सीजन चाहिए और मुझे हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन किससे बनता है, एक हाइड्रोजन बनता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से। मुझे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स तो मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, और प्रोटॉन में यहां मैट्रिक्स वाले ही उठा लूंगा। प्रोटॉन तो मैंने यहां पंप कर दिए, प्रोटॉन तो आए नहीं है, तो यहां पर थोड़े बहुत प्रोटॉन्स जो पहले से प्रेजेंट थे मैट्रिक्स में, मैं इन्हीं को यूज कर करके वाटर बना लूंगा। तो यहां के प्रोटॉन मैंने यूज कर लिए वाटर बनाने में, तो यहां के प्रोटॉन कम हो गए, और जितने भी यहां पर FADH2 में, NaDH में प्रोटॉन थे वो मैंने यहां पंप कर दिए। तो यहां प्रोटॉन ज्यादा, यहां प्रोटॉन ज्यादा, यहां खूब सारे प्रोटॉन पंप किए हैं, यहां प्रोटॉन ज्यादा, और यहां के प्रोटॉन की मैंने खपत बढ़ाई है, वाटर बनाने में इनको यूज किया है, तो यहां प्रोटॉन कम, यहां और कम होते जा रहे हैं, यहां और बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रोटॉन रश करना चाहेंगे, भागना चाहेंगे फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन टू दिस डायरेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में भागना चाहेंगे, लेकिन ये चार्ज्ड हैं और चार्ज्ड चीजों को मेम्ब्रेन पास नहीं होने देती, इसीलिए इसको अलग से क्या चाहिए, एक कैरियर चाहिए पास होने के लिए, एक मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए पास होने के लिए, इसे कहते हैं F0 पार्टिकल, जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम करता है। प्रोटॉन जब बहुत तेजी से मूव करते हैं, प्रोटॉन की मोशन से जनरेट होने वाला फोर्स इज कॉल्ड एज प्रोटॉन मोटिव फोर्स। जब प्रोटॉन इतनी तेजी से मूव करेंगे तो ये जो F1 पार्टिकल है इसे एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल कहा जाता है, इस पे एडीपी और पीआई पाई जाती हैं, ये आपकी पास आएंगी, झटपट क्या बना लेंगी, एटीपी बना लेंगे। यानी ये जो दो मॉलिक्यूल हैं एडीपी के और पीआई के, ये आसपास हैं, मिलने के लिए बेकरार हैं, बस इनको कोई स्पार्किंग मोमेंट नहीं मिल रहा। जैसे ही प्रोटॉन बहुत तेजी से निकलेगा यहां से शूइंग करके, ये क्या करेंगे, आसपास आकर के बॉन्ड बना लेंगे, इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी और एटीपी बन जाएगी,
एनसीईआरटी का नया डेटा कहता है कि जब 4 प्रोटॉन यहां से यहां जाते हैं तो एक एटीपी तैयार होता है। इसे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं, राइट। यानी आपको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स में क्या भेजना है, प्रोटॉन्स को भेजना है। तो मैट्रिक्स की साइड ये गोला होगा, आपका F1 पार्टिकल होगा, और ये जो आपका F0 पार्टिकल है ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में गड़ा हुआ होगा, इस मेम्ब्रेन में गड़ा हुआ होगा। तो जितना ज्यादा अंदर वाली मेम्ब्रेन का सरफेस उतने ही ज्यादा F0 F1 पार्टिकल, उतना ही बढ़िया आपका ग्रेडियंट बनेगा। इसलिए अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ये इनफोल्डेड होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, जिससे एटीपी सिंथेसिस भी बढ़ सके। और 4 प्रोटॉन जब आप पास कराओगे यहां पर इस F0 F1 पार्टिकल से, तो आपका एक एडीपी और पीआई पास आएगा और एक एटीपी बन जाएगा। इसे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। पीटर मिशेल नाम के साइंटिस्ट ने यह हाइपोथेसिस हमको दी थी। अब हम लोग कुछ अजम्पशंस के बारे में बात करते हैं, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में। भाई एक ग्लूकोज से 38 एटीपी मिलते हैं, किसने कहा? सर ये हमारी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन किताब जो है इट इज बेस्ड ऑन सेवरल अजम्पशंस। आपकी बॉडी इतनी सिंपल थोड़ी है। समझ लीजिए अचानक से आपकी बॉडी को ऐसा लगा कि मुझे फैट बनाना चाहिए, फैट की ज्यादा जरूरत है बॉडी के अंदर, तो आपकी ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसके होने के बाद क्रैब साइकिल नहीं होगी, आप फैट बनाने भाग जाओगे। लिंक रिएक्शन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में फैट बनाने चला जाएगा। तो जरूरी नहीं कि सारी पाथवे एक सीक्वेंस में पूरी ही हो, तो कुछ अजम्पशन है जिनके बेसिस पे आपने अभी तक की सारी कैलकुलेशन करी है। जैसे कि देयर आर ऑर्डरली रिएक्शन, ये जो हमने रिएक्शन पढ़े हैं सारे सीक्वेंस में होंगे, पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रैब साइकिल, फिर ईटीएस। जरूरी थोड़ी है, क्या पता आप जो है भैया जिम में खड़े हो, है ना, क्रश को देख करके डंबल उठा लिए भैया, है ना, और बहुत जोर जोर से एक्सरसाइज करने लगे, तो अब आपकी बॉडी में क्या बनने लगेगा? लैक्टेट बनने लगेगा, मसल में लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। तो भैया ग्लाइकोलिसिस के बाद आप क्रैब साइकिल में थोड़ी गए, आपने तो अनएरोबिक रूट पकड़ लिया, आपने तो पाइरुवेट से लैक्टेट बना लिया। तो ये सारी चीजें तो हुई ही नहीं, क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन, ये सारी चीजें तो हुई नहीं, है ना। ये टीसीए साइकिल बाद में आएगा, लिंक रिएक्शन आपका पहले आएगा, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा नोट्स के अंदर, राइट, इसको हम ठीक कर लेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर लिंक रिएक्शन होता है, देन आपका टीसीए साइकिल, देन एटीएस होता है। ये हमको पता है, कॉमनली भी करेक्ट किया जा सकता था, पर मैं कर दूंगा इसको। दूसरी चीज कि NADH जो बने हैं और FADH2 जो बने हैं, ये हमेशा बैंक में ही जाएंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए, यानी फॉस्फोराइलेशन करेंगे। ADP जो है इस पे फॉस्फेट जुड़ रहा है ना, फॉस्फोराइलेशन हो रही है, और ये जो फॉस्फोराइलेशन है ये रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से हो रही है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रिएक्शन की वजह से हो रही है, इसीलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, राइट। तो ये जो है NADH और FADH2 ये हमेशा ATP बनाएंगे। क्यों भाई, कहाँ लिखा हुआ है? समझ लीजिए आप जिम में गए, और जिम में अगर गए तो भैया लैक्टेट बनना स्टार्ट हो गया आपकी बॉडी में, तो ये जो NADH था अब ये आगे चल के बैंक में थोड़ी जाएगा, इसने तो दोबारा से NAD बना लिया, दोबारा से ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करने के लिए। तो ये बात भी गलत हो गई, ये भी अजम्पशन है, ये भी तुक्का है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, none of the intermediates are used to synthesize something else। एकदम सीधे सीधे चलेंगे मॉलिक्यूल्स, कुछ और नहीं बनाएंगे। यहां पर ये जो टॉपिक है इसमें आप यही पढ़ेंगे कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये अमीनो एसिड बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है, पिरिमिडीन बना सकता है, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है ये क्लोरोफिल बना सकता है, पोरफायरिन बना सकता है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं, आपकी बॉडी बहुत डायनेमिक है, तो ये भी आपका सिंपल तुक्का है। एंड ओनली ग्लूकोज इज रेस्पायर्ड। भाई आप ग्लूकोज खा ही नहीं रहे हो, आप कार्बलेस डाइट पे हो, आप कार्बोहाइड्रेट खा ही नहीं रहे, आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो, तो क्या प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा बॉडी में? क्या उससे एनर्जी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो जो आप खा रहे हो वही यूटिलाइज होगा, बस हमें यह है कि ग्लूकोज की कैलकुलेशन थोड़ी इजी लगती है, इसलिए हम ग्लूकोज को यूज करते हैं। ये फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। अगर आपकी बॉडी में 4-5 चीजें हैं तो आपकी बॉडी खुद ग्लूकोज को उठाएगी, ये एकदम सही बात है, सटीक बात है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो आप कहीं और जाओगे ना, किसी और एनर्जी सोर्स पे जाओगे, ऑर्गेनिक एसिड पे जाओगे, आप प्रोटीन पे जाओगे, फैट पे जाओगे, अलग अलग चीजों पे जाओगे, राइट। एम्फीबॉलिक पाथवे। अब हमें लगता है कि भैया ग्लूकोज जो है जब हम इसको तोड़ रहे हैं, 6 कार्बन के ग्लूकोज को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ रहे हैं, तो ये तो एक कैटाबॉलिक पाथवे है। सही भी बात है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो इस पाथवे की वजह से ग्लूकोज से भी बड़ी बन जाती हैं, जैसे फैटी एसिड। तो वो बहुत बड़े बड़े फैटी एसिड भी बन सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्फीबॉलिक। ये कैटाबॉलिक तो है, लेकिन कई बार ये एनाबॉलिक पाथवे की तरह भी बिहेव करती है। जैसे भाई कार्बोहाइड्रेट है, यहां पर इसका कैटाबॉलिज्म हुआ, है ना। जैसे कि स्टार्च है, ये टूटा और इसने ग्लूकोज बनाया,
अब ग्लूकोज जो है इसने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड सो ऑन, इसने क्या बनाया आपका DHAP और PGL बनाया। फिर इसने पायरुविक एसिड बनाया। यहां तक क्या चल रहा है, ग्लूकोज से यहां तक क्या चल रहा है, यहां तक आपका चल रहा है ग्लाइकोलिसिस। तो यहां तक 6 कार्बन के ग्लूकोज के टुकड़े हुए, 3 कार्बन का पायरुवेट बना, तोड़फोड़ वाले रिएक्शन ही है। फिर पायरुवेट जो है 3 कार्बन का है, 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ। अभी 3 कार्बन की चीज के 2 कार्बन का प्रोडक्ट बना, फिर से टुकड़ा हुआ, फिर ये क्रैब साइकिल में चला जाएगा। ये सारी चीजें नॉर्मल है। लेकिन मेरे भाई दिक्कत कहां शुरू होती है, दिक्कत या फिर कह लो बॉडी की डिमांड, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसको मैंने लिंक मॉलिक्यूल कहा था। ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है 2-2 कार्बन का, ये जुड़ जुड़ के 2-2 कार्बन जुड़ जुड़ के कई सारे फैटी एसिड बना लेते हैं। फैट किससे बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। ये जो ग्लिसरॉल है किससे बन सकता है, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बन सकता है। तो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये ग्लिसरॉल बनाने चला जाता है, और ग्लिसरॉल के बाद फैटी एसिड के साथ मिलकर फैट बनाने चला जाता है, और बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये एसिटाइल कोएंजाइम में मैंने बताया था आपको प्रोटीन से भी जुड़ा हुआ है, तो ये अमीनो एसिड बना सकता है, और अमीनो एसिड आगे चल चल के प्रोटीन बना सकते हैं। एंड सिमिलरली ये जो पायरुविक एसिड है ये भी आगे चल के क्या बना सकता है, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड आगे चल चल के प्रोटीन बना सकते हैं। यानी ये खुद से बड़ी चीज भी बना सकता है, और ग्लूकोज जब टूट रहा है तो खुद से छोटी चीज भी बना सकता है। तो दे आर बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। ये कुछ चीजें हैं जो आप बायोलॉजी में अलग अलग जगह पढ़ेंगे। जैसे कि सिट्रेट जो है ये आपका फैटी एसिड या फैट बना सकता है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है ये आपका अमीनो एसिड या प्रोटीन बना सकता है। सिमिलरली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी अमीनो एसिड और प्रोटीन बना सकता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है ये आपका क्लोरोफिल बना सकता है। इनमें से एक भी बात आपको याद नहीं करनी है, ये सिर्फ सुनने के लिए ठीक है, समझने के लिए ठीक है, याद ना रखी जाए तो मत याद रखना। बस ये याद रख लेना कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है या अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है ये अमीनो एसिड बनाते हैं, और अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, वो तो कॉमन सेंस है। तो 2 एग्जांपल याद रख लो कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अमीनो एसिड या प्रोटीन बनाते हैं। करेक्ट, यह है एम्फीबॉलिज्म। ये जरूरी नहीं ग्लूकोज टूट करके छोटी चीज ही बनाए, वो छोटी छोटी चीजें जुड़ जुड़ के कंपाउंड होकर के बहुत बड़ी चीज भी तैयार कर सकती है। देन लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्वेशेंट। रेस्पिरेटरी क्वेशेंट मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ CO2 एंड O2। अब ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इसमें CO2 निकलती है, ग्लूकोज को आप तोड़ रहे हो तो 6 CO2 निकलती है, और ऑक्सीजन लगती है, ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज, यहां पर ऑक्सीजन लगती है। तो कितना CO2 निकला, कितना ऑक्सीजन लगाने पे, इसके रेशियो को हम लोग RQ यानी रेस्पिरेटरी क्वेशेंट कहते हैं। जैसे ग्लूकोज है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, 6 ऑक्सीजन लगाए आपने, 6 CO2 निकले, तो 6/6 आपका 1 है रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, आइडियल रेस्पिरेटरी क्वेशेंट। इसीलिए सबसे फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन में इट इज 0.9, फैट में इट इज 0.7, एंड मेरे दोस्त ऑर्गेनिक एसिड जो है इसमें हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा। तो कार्बोहाइड्रेट का 1, प्रोटीन का 0.9, फैट में एग्जांपल लिया हुआ है ट्राइपामिटीन एनसीईआरटी में 0.7, और ऑर्गेनिक एसिड्स का एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, यूजुअली इट इज मोर देन 1। और ये आपके कुछ PYQs हैं जिनके आंसर्स ऑलरेडी टैग्ड है, पिछले 5-6 साल के PYQs आपको यहां पर दे रखे हैं। तो मात्र 4 स्लाइड के अंदर देखो, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक बार इस चैप्टर को कहीं ना कहीं डिटेल में पढ़े हुए हों। नहीं भी पढ़ा हुआ होगा आपने तो एक बार में आपको हल्की फुल्की चीजें समझ में आएंगी। अब ड्यू टू टाइम बाउंडेशन इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपको एकदम से सारी चीजें अचानक से ऐसा नहीं लगेगा कि यार सब याद हो गई, क्योंकि नाम है। अगर आप लाइफ में पहली बार पढ़ रहे होंगे आपको हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। भाई अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम याद करने के लिए भी कम से कम 4-5 बार उसका नाम लेना पड़ा होगा आपको, पहले उससे हाथ मिलाया होगा, 5-6 दिन मिले होंगे, तब जाके नाम दिमाग में सेटल होते हैं। नाम जो है वो भूलने की टेंडेंसी इंसान की है, इंसानी दिमाग की है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इन नामों को रिपीट करते हैं तो आपको ये नाम याद होते हुए चले जाते हैं। तो आपको बस इन पाथवेज में नाम याद करने हैं, बाकी सारी की सारी चीजें हमने कंसेप्चुअली ब्रेक डाउन की हैं, तो इसमें आपको समझने में, याद रखने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। 1-2 माइनर रिवीजन्स हैं जो आपके लगेंगे, और अगर आप कहीं ना कहीं इस चैप्टर को पढ़ के यहां तक पहुंचे हैं तो आपको गारंटी के साथ सारी चीजें समझ में आई होंगी, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने यहां पर काम को तोड़ फोड़ दिया होगा एकदम, राइट। सो एक बार हाजिरी लगा दीजिए वीपूसर ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, या फिर तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मुझे पता लग सके कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इफ दिस लेक्चर वाज ट्रूली अमेजिंग तो मुझे आपके फीडबैक्स की जरूरत होगी, आपके अप्रिशिएशन की जरूरत होगी, जिससे मैं ऐसा ही धमाकेदार शानदार कंटेंट आपके लिए ला सकूं, और बहुत ज्यादा मस्ती से हम लोग आने वाले कॉन्सेप्ट्स को भी सीख सके। अगला जो चैप्टर है दैट इज गोइंग टू बी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, एंड देन हम लोग प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे, यानी कि हम लोग 11th क्लास के लास्ट 2 टॉपिक्स की ओर, 2 चैप्टर्स की ओर अब बढ़ने वाले हैं, अग्रसर होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।
मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और काम करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।